ओके तो बिस्मिल्लाह। आज जो हमारी लेसन थर्ड है दैट इज़ रूलिंग द कंट्री साइड, इसकी एक्सरसाइज हमें करनी है। तो हमने कल जो है चैप्टर को कंप्लीट किया और इसका जो पहला है लेट्स रिकॉल में दैट इज मैच द फॉलोइंग। उसमें जो अल्फाज दिए हुए हैं रायत, महल, निज कल्टिवेशन और रायती सिस्टम। और कॉलम बी में दिया हुआ है विलेज, पीजेंट, ऑन राइट्स लैंड, ऑन प्लांटर्स ओन लैंड। तो इसमें आप देखेंगे राइट, यू नो अबाउट इट। राइट हम पीजेंट को कहते हैं, जो ज़मींदार हुआ करता था उसको राइट बोलते थे। तो ए का 2 आएगा। उसके बाद महल जो है, महल विलेज को कहते हैं, कल भी मैंने आपको ये समझाया अच्छी तरह से। उसके बाद सी जो है निज कल्टिवेशन, निज का मतलब है ज़ाती ज़मीन, ऑन प्लांटर्स ओन लैंड, यानी जो प्लांटर यहाँ की ज़मीन खरीदते थे या लीज पर लेते थे उसको निज कल्टिवेशन कहते थे। उसके बाद राइती कल्टिवेशन यानी ऑन राइट्स लैंड, जो पीजेंट होता था उसकी अपनी जो ज़मीन होती थी, जो उसने ताल्लुकदार से ली थी या ज़मींदार से ली होती थी, तो उस पर जब वो काम करता था तो उसको राइती लैंड कहते थे या राइती कल्टिवेशन कहते थे। उसके बाद है क्वेश्चन बी, जो आपका इसके हवाले से जो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जो पहला है ए, ग्रोवर्स ऑफ वुड इन यूरोप सा डैश डैश एज ए क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू दियर अर्निंग्स। चूंकि जो वुड कल्टिवेशन करने वाले यूरोप में लोग थे, मैंने कल आपको बताया ये 2 तरह के दरख्त इस्तेमाल होते थे इस डाइंग के लिए। डाई का उस ज़माने में कारोबार इंतहा को पहुंचा था। तो उसमें यहाँ पर इंडिया में और कैरेबियन आइलैंड के इलाकों में या साउथ और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्से में जो ट्रॉपिकल रीजन में आता है वहाँ पर इंडिगो की काश्त होती थी। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर एक और दरख्त की काश्त होती थी जिसको वुड कहते थे। उससे भी इसी तरह की डाई जो है निकलती थी। लेकिन इंडिगो जो था, इसकी डाई जो थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव थी और इसका ब्लू कलर मतलब उसके साथ वुड मैच नहीं करता था। लिहाजा जो वुड ग्रोवर्स जो थे यूरोप में, उन्होंने इंडिगो को समझा इट इज एज अ क्रॉप विच वुड प्रोवाइड कंपटीशन टू दियर अर्निंग्स। तो इंडिगो इसमें जवाब आएगा। वुड के साथ क्या आएगा, अपोजिट में इंडिगो आएगा इसका। उसके बाद अब जो आपका बी क्वेश्चन है, इसमें द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ, किस वजह से इंडिगो की डिमांड बढ़ गई? क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन बढ़ गई और जो यहां पर जो क्या कहते हैं इसको, यहां से जो जाने वाली जो मिकदार थी वो भी कम हो गई। तो you can write both of them. You can say it is increase in cotton textile as well as decrease in the production of indigo. समझ रहे हैं? तो एक जवाब आप लिखिए increase in cotton because of the increase in cotton textile production. तो बाद में आपको ये मिल जाएगा आपको वहां, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ये आपको सफाइस करेगा बाद में। उसके बाद नंबर सी है द इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ, किस चीज़ की वजह से जब उसकी डिस्कवरी हो गई तो इंडिगो की जो डिमांड है वो कम हो गई। यानी जब सिंथेटिक डाई वजूद में आई, जब ऐसी डाइज बनाई गई जो केमिकल से बनाई जाती है, तो उन्होंने तो सिंथेटिक डाइज आप लिखेंगे इसमें। उसके बाद आता है द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट, किन के खिलाफ थी? ये इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ, हमें ये पता है। इसमें गांधी जी ने लेटर ऑन जो हिस्सा लिया। उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का मेन फीचर क्या था? परमानेंट सेटलमेंट का मेन फीचर यह था कि एक दफा सेटलमेंट हो गया, रेवेन्यू फिक्स हो गया, तो अब इसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती है, हमेशा के लिए है। समझ रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। सबसे पहला काम यह किया गया, जो पुराने तालुकदार या पुराने जो राजा महाराजा थे उनको जमींदार बनाया गया और एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू वाज गिवन टू देम, और टू कलेक्ट दिस रेवेन्यू, ये उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पीजेंट से वो माल वगैरह जो है जमा करें। द अमाउंट टू बी पेड वाज फिक्स्ड परमानेंटली एंड हैंस द नेम परमानेंट सेटलमेंट। और यही वजह है कि उसमें जो रेट फिक्स कर दी गई एक दफा, इसी वजह से इसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। परमानेंट का मतलब ये होता है हमेशा के लिए।
परमानेंट का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। तो इस वजह से इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। देन कम्स नंबर 4, हाउ वाज द महलवरी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। और महलवरी सिस्टम में आप जानते हैं कि यहां पर विलेज हेडमैन के साथ ये किया गया। वहां पर जो जमींदार और तालुकदार जो थे उनको जमींदार, ये जो राजा महाराजा थे उनको जमींदार बनाया गया। लेकिन महलवरी सिस्टम में जो विलेज हेडमैन को रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया और उस जगह की जो सारी की सारी जो एरिया, जो बस्ती हुआ करती, जो पूरा गांव होता था, क्योंकि विलेज का ही मतलब महल है, तो पूरे गांव की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो नंबरदार या मुकदम साहब को दी जाती थी। समझ रहे हैं? ये इसमें पहली डिफरेंस है। दूसरी डिफरेंस ये भी है कि रेवेन्यू जो है परमानेंट सेटलमेंट में उसको एक दफा फिक्स किया जाता था, लेकिन यहां पर चूंकि हमने देखा कि जो हॉल्ट मैकेंजी था उसने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तो उसने इसमें रिवीजन का प्रोविजन रखा। उसने कहा नहीं, इसको रिवाइज किया जा सकता है। तो 2 पॉइंट्स हमने इसमें देखे कि महलवरी सिस्टम, विलेज हेडमैन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, और जब हम परमानेंट सेटलमेंट को देखते हैं तो वहां राजा और द तालुकदार वाज मेड जमींदार एंड वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन। और यहां पर जब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, उसमें हम लिख सकते हैं कि महलवरी सिस्टम में रेवेन्यू डिमांड वाज टू बी रिवाइव्ड पीरियोडिकली। उसमें रेवेन्यू डिमांड के लिए प्रोविजन ये रखा गया कि इसको रिवाइज किया जाएगा। अगर किसी जगह पर ज्यादा हो रहा है उसको कम किया जाएगा, कम हो रहा है तो उसको ज्यादा किया जाएगा, तो रिविजन हो सकता है। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट का उल्टा था, रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड एंड वाज नॉट टू बी इंक्रीज्ड इन फ्यूचर। इसमें फिक्स था, ना डिक्रीज होती है ना इसमें इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं? तो ये इसमें बुनियादी फर्क था। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, गिव 2 प्रॉब्लम्स व्हिच अरोज विद द न्यू मुनरो सिस्टम ऑफ फिक्सिंग रेवेन्यू। अब जो मुनरो ने लाया था उसमें कौन कौन सा, चूंकि मुनरो ने लाया था रायती सिस्टम, मुनरो ने लाया था रायती सिस्टम, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? द रेवेन्यू ऑफिशियल्स वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। यहां पर जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे जब मुनरो सिस्टम में, उन्होंने देखा कि उन्होंने पहले से ही ज्यादा, वो मैंने कल भी कहा, पहले से ही ज्यादा असेसमेंट में ज्यादा ही डाल दिए, क्योंकि वो ज्यादा पैसा चाहते थे कंपनी के लिए, वो पैसा चाहते थे ज्यादा कंपनी के, हैंस दे फिक्स्ड वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि कंपनी को चाहिए था बहुत ज्यादा पैसा, तो उन्होंने बहुत ज्यादा यहां पर डिमांड जो है पहले से ही हाई रखी, रेट जो है पहले से ही ज्यादा रखी। सो पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू। ये इतनी ज्यादा थी कि पीजेंट्स ये अदा ही नहीं कर पाते थे, जितना उनको देना पड़ता था, लगान जो उन पर लगाया गया उतना वो दे नहीं पा रहे थे। सो द राइटर्स फ्लेड द कंट्री साइड एंड विलेजेस बिकेम डेजर्टेड इन मेनी रीजन। वो मैंने कल आपको वाज़ेह तरीके से बताया कि फिर लोगों ने अपने जमीनें ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना इलाका भी छोड़ दिया और बहुत सारे गांव के गांव खाली हो गए, वहां पर कोई अब रहा ही नहीं, तब उठ ही नहीं कहा। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी इतना ज्यादा ये इतना खतरनाक किस्म का ये सिस्टम था कि लोग इससे बचने के लिए अपने जदी अजदादी गांव जो है वो जदी अजदादी गांव वो भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए, इतना उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। तो इससे पता चल क्योंकि कोई अपना गांव यूं ही नहीं छोड़ेगा। तो ये रायती सिस्टम जो था ये बहुत डेंजरस था और लेटर ऑन हम देखते हैं ब्लू रिबेलियन इसी की वजह से आ गया और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाई वर राइटर्स रिलक्टेंट टू ग्रो इंडिगो। अब राइटर्स ने बाद में इनकार ही क्यों किया, उन्होंने क्यों नहीं माना इसको इंडिगो को काश्त करने की, उन्होंने इसमें हामी क्यों नहीं भरी, लेटर ऑन उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया? क्योंकि द प्लांटर्स पेड ए वेरी लो प्राइस फॉर इंडिगो। प्लांटर जो उनको पैसा देता था यानी उसका जो दाम जो लगाते थे वो बहुत कम लगाते थे। द राइट वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू इवन रिकवर हिज कॉस्ट, अर्निंग ए प्रॉफिट वॉज ए फार फेचड आइडिया। और अब जो राइट जो था उसको तो अपना कास्ट पूरा नहीं होता था जो उसने उस पर लगाया होता था। और दूसरी बात आपको मैंने कल भी कही कि उनको लोन दर लोन लेना पड़ता था और पहले से ही उनके साथ ये मसला तय होता था कि आपको जो हम पैसा दे रहे हैं इसमें ज़मीन पर लगाने के लिए उसका ब्याज देना पड़ेगा और जो ज़मीन का जो आपका प्रोडक्शन निकलेगा वो भी हमें ही देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने क्वेश्चन को आंसर थोड़ा सा कम रखना पड़ता है क्योंकि बाद में आपको याद करना पड़ता, वरना ये बहुत लंबी, इसमें काफ़ी डिस्कशन हो सकती है। तो आप मुख्तसर से ये कहेंगे कि उनका कास्ट बेचारों का जो होता था उतना उसमें से निकलता भी नहीं था, लिहाजा वो क्यों करे ऐसा काम,
वो क्यों करे ऐसा काम जिससे उनको कोई फायदा नहीं होता और उल्टा उनको नुकसान होता था। दिस मींट दैट द रायत वाज ऑलवेज अंडर डेट। इसका मतलब है कि रायत को हमेशा कर्जे में रहना पड़ता, वो फंसा हुआ था। उसकी मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको ये ब्याज जो है या कशिर पे नखे नवासुन तिमन उसने ये नखे वासुन, वो उनके ऊपर से कर्जा उतरता ही नहीं था। Hence the rights were reluctant to grow indigo। लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये ऐसा काम करेंगे ही नहीं, हमें माफ कर लीजिए भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस व्हिच लेड टू द इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। फाइनली क्या हुआ, बंगाल में लोगों ने इस को इंडिगो को खुदा हाफिज ही क्यों कहा, उन्होंने इसको छोड़ ही क्यों दिया, क्या हुआ बाद में? द राइटर्स बिगेन टू रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। दे वर सपोर्टेड बाय द विलेज हेडमैन एंड सम जमींदार्स इन देयर फाइट। आखिरकार उनके आसपास जो जमींदार तालुकदार वगैरह जो भी थे पुराने राजा महाराजा, उन्होंने इनको सपोर्ट किया और वो भी इसमें फंस गए थे। तो उनके जरिए से भी अंग्रेज जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। तो फिर इन्होंने विलेज हेडमैन को भी अपने साथ मिलाया और सब अब देख रहे थे, क्योंकि सोसाइटी एक जैसी थी, ये यहीं के लोग थे, जमींदार तालुकदार या विलेज हेडमैन, ये तो हिंदुस्तानी था, ये थोड़ी बाहर से नहीं आए थे। इनको भी अब पता चल गया था कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इसलिए इन्होंने इनका साथ दिया और इन्होंने एकजुट होके फाइट शुरू की अंग्रेजों के खिलाफ। इन गलत इकदाम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। The scale of protest was so much that the government had to intervene। और जब उन्होंने प्लांटर्स के खिलाफ जबरदस्त एहतिजाज किया तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़ा। और वहां से इंटेलेक्चुअल्स आए, उन्होंने देखा कि असल मामला क्या हो रहा है। क्योंकि उस वक्त मैंने आपको बताया, उस वक्त अब कंपनी यहां, क्योंकि 1857 का रिवोल्ट आ गया था, उसके बाद जो है हिंदुस्तान की हुकूमत डायरेक्ट अब अंग्रेज वहां से ब्रिटेन से चला रहे थे। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं थी यहाँ की हुकूमत। तो इस वजह से यहां पर जो लोग थे वो गवर्नमेंट पर थोड़ा सा भरोसा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अंग्रेज हमारी बात सुनेंगे, जो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग गवर्नमेंट में वो हमारी बात सुनेंगे और प्लांटर्स को रोकेंगे। इस वजह से उन्होंने एहतिजाज किया। सो द इंडिगो कमीशन वाज सेट अप टू इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम। तो इंडिगो कमीशन बनाया गया ताकि इसमें इस मसले को देखा जाए। The commission accepted the faults of the planters and allowed the writers to grow whatever they wished। और जब उन्होंने देखा, इंक्वायरी हो गई, तो उन्होंने देखा कि प्लांटर्स की गलती है, कल्टीवेटर्स की कोई गलती। तो उन्होंने कल्टीवेटर से कहा, वो मैंने आपको डिटेल्ड कहा है उसमें कि उन्होंने उनको इजाजत दे दी कि ठीक है, इस बारी का सट्टा जो है, इस साल जो आपने सट्टा किया है उसको आप कंप्लीट कीजिए और आगे चलकर जो आपकी मर्जी है वो आप जो फसल उगाना चाहेंगे अपनी मर्जी का फसल आप उगाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दिस लेड टू इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन इन बंगाल। तो लिहाजा फिर जब लोग तैयार ही नहीं थे इसको काश्त करने के लिए, तो फाइनली जो इंडिगो प्रोडक्शन जो है बंगाल में ये बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो ये हो गया इसकी एक्सरसाइज। अब इसमें लेट अस डू के दो क्वेश्चंस और हैं, लेकिन फाइंड आउट अबाउट द चंपारण मूवमेंट ये आप आगे चलकर जो है वो देख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन नहीं है कि क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो है ये सिलेबस से बाहर हैं, ये क्वेश्चंस इसलिए आपसे नहीं पूछे जाएंगे। थैंक्स।